हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर क्लास में 50% ऑफ सिलेबस कवर किया था, बट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो अकॉर्डिंग टू द क्लास 12 ये चैप्टर 5 मार्क्स का होता है, जबकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर 4 मार्क्स का होता है। ओके ना, तो क्लास को एंजॉय कीजिए। आई होप यू ऑल आर गुड। लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है, वैसे स्टूडेंट जिनको रिक्वायरमेंट होती है लेक्चर की, उन तक ये लेक्चर पहुंच सके। ओके ना, तो सॉल्यूशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन डील करेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डील करेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डील करेंगे, सॉल्युबिलिटी फैक्टर डील करेंगे, हेनरी लॉ डील करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डील करेंगे, एंड देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डील करेंगे। ओके, सो तो एंजॉय द क्लास, enjoy. Okay, now so I will start from the very basic concept, and that is called definitions of solution. Okay, now एक बार सॉल्यूशन के डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेली रूटीन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कप सिरप इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। मिल्क बात करते हैं, मिल्क इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे बात करते हैं दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मिल्क इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज विद द कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ एयर की बात करते हैं। एयर भी दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी होता है। बट क्लास 12 में दोनों चैप्टर हमें समझना है, होमोजेनस भी समझना है, हेट्रोजेनस भी समझना है। तो जैसे देखिए, हम बात करते हैं मिक्सचर की। अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में दो टाइप का मिक्सचर होता है, एक होता है होमोजेनस एंड एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस मीन्स होता है सेम फेज, या वी कैन से दैट सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन। ओके, नाउ हेट्रोजेनस की बात करते हैं तो हेट्रोजेनस कहने का मतलब होता है डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज एंड डिफरेंट प्रोपोर्शंस। इसके मैं दो बेसिक एग्जांपल लेता हूं। लाइक जैसे आपके पास क्या है, दो डिफरेंट ग्लास है। ओके ना, इस ग्लास में भी वन, लेट अस से दैट हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ दूसरा ग्लास है, इसमें भी हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने, दैट इज कॉल्ड हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक कंपोनेंट को मैंने कांस्टेंट रख दिया, दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशंस के लिए। इसमें भी हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें भी हाफ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नाउ अब बात करते हैं, इसमें दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड 50 ग्राम ऑफ शुगर, एंड इसकी बात करते हैं तो 50 ग्राम ऑफ ऑयल, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल। हमारे घर में मिलता भी है, तो मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट वी हैव सीन, अगर हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 50 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व करते हैं और इस दोनों मिक्सचर को तब तक स्टेट करते हैं जब तक ये चीनी जो है वो कंप्लीट डिसॉल्व ना हो जाए। जब ये शुगर कंप्लीट डिसॉल्व होता है तो क्या दोनों फेज आप सीन कर सकते हैं नेकेड आई से, या कोई एक सीन कर सकते हैं। अगर एक कंपोनेंट सीन होता है देन दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। हम ऑयल और वाटर को कितना भी स्टेयर करते हैं, these two chemical compound is not dissolved together। अगर ये दोनों एक कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता है then we can see both phase in this mixture। तो अगर दोनों फेज सीन कर सकते हैं नेकेड आई से then this type of mixture is called heterogeneous mixture। सिर्फ एक कंपोनेंट सीन करते हैं then this type of mixture is called homogeneous mixture। और जितने भी homogeneous mixture होते हैं that homogeneous mixture is called solution। एंड जितने भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं दैट हेट्रोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन
सस्पेंस। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 5 में डील करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 2 में डील कर रहे हैं, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको समझना है, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? ओके ना, तो टेक ए लुक। ओके ना, तो हमने पढ़ा क्या, नेचर में दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर्स में ओनली वन फेज कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में बोथ फेज कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। तो इसी बात को समझना था मुझे यहाँ पे। ओके नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसमें मिक्सर्स हमेशा होमोजेनस कंपोजिशंस में होता है। सो वी नीड टू टॉक अबाउट द होमोजेनस कॉम्बिनेशंस ऑफ द मिक्सचर्स। ओके नाउ बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशंस की बात करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, सो वी कैन से दैट homogeneous mixture of two or more than two non-reacting component। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, that we have written here, I have written here non-reacting component। ओके, तो नेचर में क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉन रिएक्टिंग कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, लाइक जैसे हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, लाइक जैसे हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है नेचर में, नाइट्रोजन रिएक्टिव होता है नेचर में। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किसी सिस्टम में एक पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए, तो दैट नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड, वी नीड टू वेरी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ओनली, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्सर। ओके नाउ मिक्सर की बात करते हैं। तो मिक्सर का जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए वो नेचर में कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अगर नेचर में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए तो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? सो नॉन रिएक्टिंग इन नेचर एट अ particular setup of temperature and pressure। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे आपको कि दैट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एट 753 Kelvin temperature in the presence of iron as catalyst and molybdenum oxide as promoter, then these two combine together to form ammonia। So now, if it is ammonia, then ammonia is not a solution. Ammonia is not a mixture. It is a chemical compound. So we need to very careful. When we mix hydrogen gas with nitrogen, then we need to careful about this particular set of temperature and pressure. So below this particular set of temperature and pressure, it will be non-reactive in nature. So below 753 Kelvin temperature, in the absence of iron as catalyst, in the absence of molybdenum oxide as promoter, these two will be unreactive। तो ऐसा सिस्टम है, लाइक जैसे देखो मैंने बोला क्या, हमारे पास ये सिस्टम है जहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ रखा ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? इट इज कॉल्ड गैसियस कॉम्बिनेशन। It is called gaseous combination। Okay, student, any confusion? No। So what we have seen, that solution is a homogeneous mixture of two or more than two component, in which component is non-reactive in nature at a particular set of temperature and pressure। Okay, now इसी particular set of temperature pressure की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। Okay, after that we need to understand component of solution। Now component of solution को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझना होता है। लाइक जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझना होता है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड
बाइनरी सॉल्यूशन, एंड बाइनरी सॉल्यूशन के बाद हम लोग बात करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन. नाउ बाइनरी सॉल्यूशन means mixture of two component. Binary solution means we can say that mixture of two component. Okay, ternary solution कहने का मतलब that is called mixture of more than two or three component. More than two or three component. Okay, so mixture of two component, binary solution, mixture of more than two component is called ternary solution. So for example, हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की, तो लाइक जैसे हमारे पास है शुगर प्लस वाटर, दो कंपोनेंट. हमारे पास है लाइक जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, टू कंपोनेंट. हमारे पास है लाइक CO2 प्लस वाटर, टू कंपोनेंट. हमारे पास है लाइक H2 प्लस H2O, टू कंपोनेंट. हमारे पास है H2 प्लस N2, टू कंपोनेंट. सो दीज आर द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कंपोनेंट. अगर टू कंपोनेंट की जगह पे तीन कंपोनेंट की बात करें तो लाइक जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस H2. नाउ वी कैन से दैट लेमन प्लस सॉल्ट प्लस H2. ओके, वी कैन से दैट शुगर प्लस CO2 प्लस H2. So these are the three component. Ternary solution, बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट होगा. बाइनरी सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट होगा. टर्नरी सॉल्यूशन. बट इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब किसके बारे में डील करते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डील करेंगे. तो जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, ऑल डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. तो अभी आगे का क्लास जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होगा. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइनरी सॉल्यूशन ही आता भी है. ओके, सो टेक ए लुक ऑन दिस. I hope you all are getting my point. Okay, so properties of solution. पहले हम सिंपल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले मैंने बोला क्या, इट इज काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट हमने बोला क्या, केमिकल कंपोनेंट नेचर में केमिकल कंपोनेंट शुड बी non-reactive, should be non-reactive at a particular set of temperature and pressure. Okay, तीसरा बात करते हैं, it cannot be separate. It cannot, that means what, the component of solution, the component of solution cannot separated by filtration, by centrifugation and by settling. तो ये तीन ऐसे मेथड है जिस मेथड के बेसिस पर सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन, जैसे हम लोग घरों में चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय में जो टी लीव्स होता है दैट कैन बी फिल्टर्स. ओके, टी लीव को हम मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं. क्यों सेपरेट करते हैं? बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ टी लीव्स रिलेटेड टू द कोलाइडल पार्टिकल्स, इसलिए वो फिल्ट्रेशन सेपरेट होता है. बट जो शुगर डिसॉल्व हुआ है मिल्क में, दैट शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड. ओके, तो शुगर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट टी लीव्स को सेपरेट कर सकते हैं. तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, बट true solution cannot be separated by the method of filtration, centrifugations and settling method. So these three are the fundamental properties of solution, so we need to understand on that. Okay, now we need to focus on the component of solution. Okay, so component of the solution.
कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में हम बाइनरी सॉल्यूशन डील कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, दैट मीन्स दो कंपोनेंट होते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट शुगर प्लस H2O। अच्छा, बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 10 ग्राम एंड यहाँ पर हमने बात किया 90 ग्राम, तो 10 ग्राम और 90 ग्राम में 10 ग्राम क्या है, लेस अमाउंट है, एंड 90 ग्राम जो है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट है, या वी कैन से दैट लार्ज अमाउंट। तो वो कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में होता है या लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट या एक्सेस अमाउंट में होने के कारण दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड लेस अमाउंट में होने के कारण दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो बेसिकली वी कैन से दैट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is in the less amount is called solution, and the component of the solution which is in the large amount or which is in the excess amount is called solvent। एनी कंफ्यूजन? तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है, सॉरी, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशंस को हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा, देन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर एक एक कंपोनेंट है देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। Any confusion? Okay, so solute means less amount component, less amount of component, less amount of component, and solvent means we can say that large amount of component। तो जो less amount में होता है वो solute होगा, जो large amount में होगा वो solvent होगा। No confusion? Okay, so take a look। Next, we need to understand concentration of the solution. So what is the concentration of the solution? Before that, we need to understand types of solution। जहाँ पे दो टाइप का solution होता है on the basis of amount of solute। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर now types of solution। तो types of solution में दो टाइप का solution हम लोग डिस्कस करते हैं जनरली। कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होता है लाइक जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन and saturated solution, dilute solution and saturated solution। okay, now so we need to understand the example। like जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने बोला क्या, we have 10 ग्राम of sugar plus 500 ml of H2O। okay, now second example, we have 20 gram of sugar, 20 gram of sugar plus 500 ml of H2O। third example, we have 30 gram of sugar plus 500 ml of H2O। now fourth example, we have 31 gram of sugar plus 500 ml of H2O। now we have taken here 4 example। मैंने बोला क्या, हमारे पास 4 ग्लास है, चारों ग्लास में हमने 500 ml ऑफ वाटर रखा है। पहले ग्लास में हमने 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व है। दूसरे ग्लास में हमने 20 ग्राम डिसॉल्व किया, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व है। तीसरे ग्लास में हमने 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व है। फोर्थ ग्लास में हमने 31 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया। हमने देखा क्या कि जिस पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर हम इसको डिसॉल्व कर रहे थे, उस पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व है, 1 ग्राम ऑफ शुगर यहाँ पर क्या है, अनडिसॉल्व है। तो यहाँ पर दो टाइप का ऑब्जर्वेशन हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व एंड 1 ग्राम ऑफ शुगर इज अनडिसॉल्व, is undissolved। okay, now yani that means what we can say that for a particular set of amount of solvent we have definite amount of solute which is able to dissolve। okay, तो 30 ग्राम तक वो solute dissolve हो रहा है, 31 ग्राम में जो 1 ग्राम है वो dissolve नहीं हो रहा है, यानी we cross the factor of solubility of that given solvent। कोई confusion तो नहीं है ना? okay, now
तो अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी तक का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जबकि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी तक का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन? सो व्हाट वी कैन से दैट द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ soluble solute, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बट वी हैव सीन द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ soluble solute। हियर the solution which consists of maximum amount of solute that it dissolves in the given amount of solvent is called saturated solution। तो देखिए dilute solution कहने का मतलब क्या मिला आपको, the solution which consists of minimum amount of solute get dissolved in given amount of solvent, in given amount of solvent। okay, now यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं the solution which consists of maximum amount of solute till solubility of given amount of solvent at a particular set of temperature, and pressure। एनी कंफ्यूजन? ओके, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ काइंड्स ऑफ मिक्सचर, किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है तो कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। अगर 2 कंपोनेंट होंगे दोनों नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, तो किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर से अगर हम टेम्परेचर प्रेशर बदल दें तो कंपोनेंट में भी रिएक्टिव और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमें उस पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर फोकस करना है। नाउ सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है। बाइनरी में 2 कंपोनेंट होते हैं, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी कंपोनेंट में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ amount of component at solute we can say that there are 2 type of solution, dilute solution and concentrated saturated solution। dilute solutions में minimum amount of solubility होगी, जबकि saturated solutions में maximum amount of solubility होगी। that means at the timeline, उस timeline के बाद जब भी solute dissolve करेंगे, उस timeline के बाद जो dissolve किया हुआ solute होगा वो nature में कैसा होगा, undissolved। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ओके, सो केमिकल कॉम्पोजिशंस को समझने के लिए, न्यूमेरिकल बेसिस को समझने के लिए वी नीड टू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने बोला लाइक जैसे हमारे पास है 2 कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट and then we get solution। okay, solute plus solvent then we get solution। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों चीज की, 2 बेसिक चीज की। लाइक जैसे हमने बोला क्या, यहाँ पे 10 ग्राम है, यहाँ पे 90 ग्राम है, देन दोनों के कॉम्बिनेशन से 100 ग्राम मिलता है। ओके, नाउ अगर यहाँ पर 10 ml है, यहाँ पे 90 ml है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से 100 ml मिले। यानी कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर मास ऑफ सोल्यूट यानी 2 कंपोनेंट है, यानी कि हम सॉल्यूशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, आइडियल प्रॉपर्टीज है, और एक सॉल्यूशन की नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज है। हम दोनों बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज की। ओके, आइडियल प्रॉपर्टीज और नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आइडियल कंडीशंस में 2 बातें आपको समझना है अभी। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा चीज यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नॉन आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं तो नॉन आइडियल कंडीशंस में भी मास की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बट एक चीजें हैं जो बदल जाता है एंड दैट थिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दो चीज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। उसके पीछे रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्योंकि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है तो मिक्सचर्स के लिए हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इंटरमिक्स करते हैं। जब इंटरमिक्स करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब दो केमिकल कंपोनेंट को एक दूसरे से इंटरमिक्स करते हैं तो एक न्यू इंटरेक्शन फोर्स सेटअप होता है। लाइक जैसे समझो ना कि ये पेन है और ये कैप है। अच्छा, जब इसको ऐसे होल्ड करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन फोर्स सेटअप हो रहा है। अच्छा, अगर कंप्लीट मैंने फोकस नहीं किया, कंप्लीट फोर्स नहीं लगाया तो वीक इंटरेक्शन फोर्स सेटअप है, राइट ना। यहाँ पर लेंथ आप देख पा रहे हो, इसको मैं कैमरे के पास लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक गैप है, अगर ज़्यादा पुश किया तो गैप घटा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होने के कारण केमिकल कंपोनेंट, जैसे दो कंपोनेंट यहाँ पर है, इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो दोनों केमिकल कंपोनेंट पास पास आएंगे। अगर पास पास आएंगे तो वॉल्यूम लेस ऑक्यूपाई होगा, और जब लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अगर दो कंपोनेंट एक दूसरे के पास आए और दोनों के बीच इंट्रैक्शन फोर्स पहले ये था, मिक्स करने के बाद इंट्रैक्शन फोर्स ये है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अगर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हम बात कर रहे हैं दो टाइप ऑफ कंडीशंस का, एक आइडियल सेट ऑफ कंडीशंस का, एक नॉन आइडियल सेट ऑफ कंडीशंस का। आइडियल सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस में मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आता, बट नॉन आइडियल सेट ऑफ कंडीशंस में मास ऑफ सॉल्यूशन सेम रहता, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीजेस और कैन बी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बातें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत रोल होता है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, सो नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो टेक ए लुक ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Okay, so we have to understand about the concentration of solution. तो concentration of solution को समझने के लिए हम दो बातें रिलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो, हमने बोला solute प्लस solvent देन वी गेट सॉल्यूशन, और दो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टीज है मास की और एक प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम की। तो यहाँ पर दोनों टाइप के रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो, सॉल्यूट का एक रिलेशन सॉल्यूशन के साथ होता है और सॉल्यूट का एक रिलेशन सॉल्वेंट के साथ होता है। तो जब सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन के साथ इंटरमिक्स करेंगे तो यहाँ पर 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे, और अगर सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ मास की बात करेंगे। So concentration of solution can be defined in terms of solvent, concentration of solutions can be defined in terms of solution. But in these two conditions, we need to understand amount of solute. So concentration of solution means what? The amount of solute get dissolved in given amount of solvent per kilogram or given volume of solution per liter। तो सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में पर लीटर बात कर सकते हैं, सॉल्वेंट के एस्पेक्ट में पर किलोग्राम की बात कर सकते हैं। तो पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन।
एनी कंफ्यूजन? अब कॉन्सेंट्रेशन की दो कैटेगरी होती है, एक कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन की कैटेगरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें ये दोनों कंडीशंस को समझना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक कौन सा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक कौन सा है। सो द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट डील करेंगे मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को दो कैटेगरी में हम डिफाइन करें। एक कैटेगरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके ना, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है टेम्परेचर बदलते ही कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर बदलने से कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट में देखिए दो टर्म्स हमारे पास है, हम बात करते हैं दो टर्म्स हमारे पास, मास एंड वॉल्यूम। मास की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो मास और टेम्परेचर, मास का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है? अनचेंज्ड। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी सिस्टम का मास चेंज नहीं होता, बट वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? चेंज होगा। तो समझना है आपको क्या, वह कॉन्सेंट्रेशन का मेथड जो मास पर डिपेंड करेगा दैट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वह कॉन्सेंट्रेशन का मेथड जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो कैसा होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब देखो परसेंटेज में हमें पढ़ना पहला, यानी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कहने का मतलब मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, नाउ मोल फ्रैक्शंस कहने का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल फ्रैक्शन भी आपका एक टाइप का क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है। नाउ थर्ड मेथड, द थर्ड मेथड इज कॉल्ड ppm बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन बाय वेट। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है। एंड फोर्थ थिंग, द वेरी फेमस मेथड दैट इज कॉल्ड मोलालिटी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, these 4 फैक्टर्स इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। बट टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहला आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ना बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन वॉल्यूम टर्म्स है, वॉल्यूम मास टेम्परेचर से चेंज होता है, इसलिए भी चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मोलारिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स। फोर्थ नॉर्मेलिटी, अगेन वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पर, सो नॉर्मेलिटी अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। फिफ्थ फॉर्मेलिटी, so that formality is also a kinds of temperature dependent quantity. Any confusion? तो हमने बोला क्या, हमारे पास these type of method of concentration है। कुछ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, कुछ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ओके, नाउ एक चीज और है, एक चीज और है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो चीज देखिए। हमने पढ़ा दैट डेंसिटी is equal to mass by volume। अगर डेंसिटी is equal to mass by volume है तो यहाँ से वॉल्यूम is equal to mass by density लिख सकते हैं, या यहाँ से mass is equal to density into volume लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, mass and volume को इंटरचेंज कर सकते हैं, mass एंड वॉल्यूम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या समझना है? इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या समझना है? डेंसिटी को समझना है। क्या समझना है? डेंसिटी को समझना है। अर्थात दोनों मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते, सॉरी एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो टेक्निक क्या होगा? डेंसिटी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आप?
ओके स्टूडेंट, तो आई होप इतना एनफ होगा आज के लिए. सो एंजॉय द वीडियो, एंजॉय द लेक्चर्स, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. थैंक यू.